नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर, जहां पर हम इतिहास का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हमने महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में पढ़ा था और आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, मोहम्मद गोरी। तो जब हम किसी भी इतिहास में किसी भी शासक को पढ़ते हैं या किसी भी आक्रमणकारी को पढ़ते हैं तो हमें उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना ज़रूरी होता है, तभी वो चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आती है। तो देखिए, आपने देखा था कि महमूद गजनवी ने गजनवी साम्राज्य का विस्तार किया था। तो अभी जो फिलहाल अफ़गानिस्तान के उत्तर पश्चिम में एक गोर प्रदेश था जो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। वहाँ पर क्या किया, महमूद गजनवी ने क्या किया, आक्रमण कर दिया और उस प्रदेश को जीत लिया। अब जब उस प्रदेश को जीता तो वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे और महमूद गजनवी की वजह से वहाँ पर लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। लेकिन समय बदलता रहा, बोलते हैं कि समय किसी का नहीं रहता। इसी तरीके से महमूद गजनवी के जो उत्तराधिकारी हुए वो भी कमज़ोर होते चले गए, जिसके बाद गोर प्रदेश में एक शासक होते थे गियासुद्दीन। उसने क्या किया, जो महमूद गजनवी का जो साम्राज्य था ना, उसके ऊपर अधिकार कर लिया। अब जब उसके ऊपर अधिकार किया तो उसका एक भाई होता था जिसको क्या बोलते थे, शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन को ही हम देखेंगे, यही वो मोहम्मद गोरी है जिसने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ पर तुर्क सत्ता की स्थापना की थी। तो देखिए, जो गियासुद्दीन था उसने कब से कब तक शासन किया, 1163 ईस्वी से लेकर 1202 ईस्वी तक। तो जो इसका भाई था शिहाबुद्दीन, इसने गजनी पर आक्रमण कर दिया। आप कहेंगे सर उसके साम्राज्य पर तो, गजनी के साम्राज्य पर तो अधिकार कर ही लिया था। देखिए, साम्राज्य पर अधिकार किया था लेकिन जो मूल राजधानी थी जो गजनी था वहाँ पर अधिकार नहीं किया था। वहाँ पर किसने अधिकार किया, शिहाबुद्दीन ने, या फिर हम कह सकते हैं मोहम्मद गोरी ने। शिहाबुद्दीन का मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। इसका अर्थ होता है धर्म का ज्वलंत लक्षण, ठीक है। अब उसके ऊपर, गजनी के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसको जीत लिया मोहम्मद गोरी ने। इसके बाद इसके भाई ने कहा, इन दोनों भाइयों के बीच में बहुत प्यार था और इसके बड़े भाई ने कहा कि मोहम्मद गोरी तुम इस पर शासन करो, इस पर शासन करने की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। तो इसके बाद क्या किया, महमूद जो गोरी था उस पर शासन करता रहा और उसने कभी भी अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित नहीं किया। ये दोनों भाइयों का प्यार ही था। हालांकि स्वतंत्र शासक की तरह महमूद गोरी शासन करता था, ठीक है, लेकिन उसने हमेशा अपने भाई की अधीनता स्वीकार की। अब इसके बाद देखते हैं कि आक्रमण के पीछे क्या कारण था कि महमूद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि साम्राज्य का विस्तार। महमूद गजनवी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। पश्चिम की दिशा में क्या था, ख्वारिज़म साम्राज्य था जो बहुत ही शक्तिशाली था और उसका सामना मोहम्मद गोरी नहीं कर सकता था। तो उसके पास एक ही विकल्प बचता था। क्या बचता था कि पूर्व की तरफ में अपने साम्राज्य का विस्तार करे, और यही उसने रणनीति अपनाई। दूसरा कारण क्या था कि पंजाब के अंदर गजनी वंश के शासक शासन करते थे। अब इनके अंदर प्रतिद्वंदिता थी। गजनी और मोहम्मद गोरी का जो वंश था वो आपस में लड़ते रहते थे। जब मोहम्मद गोरी ने गजनी को जीत लिया तो वह अपना स्वाभाविक अधिकार पंजाब पर भी मानता था, इसीलिए उसने पूर्व की तरफ आक्रमण करने का विचार किया और पंजाब पर आक्रमण किया। इसके अलावा तीसरा कारण क्या था, आप बोल सकते हैं धर्म का प्रचार करना, पैसा कमाना, यश की कामना। ये भी उसके रीजन थे कि महमूद गोरी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, ठीक है।
अब बात करते हैं कि जब महमूद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था तो भारत की स्थिति क्या थी। ठीक है, स्थिति में देखिए, जो अपना गुजरात और काठियावाड़ वाला क्षेत्र था वहाँ पर चालुक्य वंश का शासन होता था। चालुक्य वंश का राजा कौन था? वहाँ का राजा होता था मूलराज द्वितीय। ठीक है, उसके बाद जो अपना अजमेर और दिल्ली का क्षेत्र था वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान शासन करते थे, या उनको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, वो वहाँ पर शासन करते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बंगाल में देखेंगे तो पाल वंश के शासक होते थे और सेन वंश के भी शासक होते थे, क्योंकि पाल वंश उस समय तक थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था। ठीक है, गढ़वाल वंश में कौन शासन करता था? जयचंद शासन करता था। इस तरीके की परिस्थितियाँ थी। तो अभी आपको परिस्थितियाँ समझ में आ गई होगी किस किस वंश का उस समय भारत में शासन था। तो मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में चला और उसने मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान को जीत लिया। दूसरा आक्रमण उसने 1178 में किया गुजरात में, जहाँ पर चालुक्य वंश का शासक मूलराज द्वितीय शासन करता था, और मूलराज द्वितीय के हाथों मोहम्मद गौरी की बहुत ही कड़ी पराजय हुई, जिसके बाद महमूद गजनवी ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए अपने आक्रमण के मार्ग को बदल लिया और वो पंजाब की तरफ जीतने के लिए निकल गया। पंजाब में उसने पेशावर और सियालकोट पर आक्रमण किया और वहाँ पर जीत लिया। ठीक है, और पंजाब के ऊपर उस समय एक शासक होता था मलिक खुसराव, ये गजनी वंश का शासक था। तो जब इसने यहाँ पर पंजाब पर आक्रमण किया तो ये जो शासक था मलिक खुसराव, उसको धोखे से बुलाया और उसका कत्ल कर दिया। यहाँ पर गजनी वंश का जो अंतिम शासक था वो भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद मोहम्मद जो गौरी था वो 1188 ईस्वी में भटिंडा पर आक्रमण करता है और भटिंडा के किले को जीत लेता है। ठीक है, और भटिंडा के किले को जीतने के बाद मलिक जियाउद्दीन था, ठीक है, उसको बोलता है कि तुम इसके शासन को संभालो और मैं गौरी वंश पे जा रहा था, गौरी वंश के साम्राज्य को संभालने के लिए जा रहा था। इतने में पृथ्वीराज चौहान भटिंडा के किले को जीतने के लिए आने की उसको सूचना मिलती है और मोहम्मद गौरी वहीं पर रुक जाता है। पृथ्वीराज चौहान का और मोहम्मद गौरी का 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट ही एक तराइन नामक स्थान है, वहाँ पर उन दोनों का युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है। मोहम्मद गौरी की हार होने के बाद पृथ्वीराज चौहान भटिंडा को किले को जीतने के लिए आगे निकल जाता है और भटिंडा के किले को जीतने के लिए पृथ्वीराज चौहान को 13 महीने का समय लगता है। 13 महीने के समय के बाद पृथ्वीराज चौहान भटिंडा के किले को जीत लेता है। लेकिन जिस समय पृथ्वीराज चौहान भटिंडा के किले को जीतने की तैयारी कर रहा था, ठीक उसी समय मोहम्मद गौरी 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में हुए पराजय और अपमान का बदला लेने के लिए अपनी सैनिक शक्ति को तैयार कर रहा होता है। इसके बाद 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में फिर से युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इसी के साथ हमें एक बात और ध्यान रखने की है कि जो पृथ्वीराज चौहान था वो एक साहसी शासक था, लेकिन उसमें राजनीतिक और कूटनीतिक क्षमता का अभाव था। उसका कारण क्या था? देखिए, उसके जो आसपास के शासक थे, जैसे जो चालुक्य वंश के शासक थे उसको उन्होंने पराजित किया था। बुंदेलखंड के जो शासक थे उनको हराकर उसने महोबा को जीत लिया था। गढ़वाल का जो शासक था जयचंद की पुत्री थी संयोजिता, जिसके साथ पृथ्वीराज चौहान का बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग था। इसी वजह से जो जयचंद था वो पृथ्वीराज चौहान से नाराज रहता था। इन्हीं सब के कारण
पृथ्वीराज चौहान की सहायता मोहम्मद गोरी के खिलाफ किसी ने नहीं की। ठीक है, अब इसके बाद दो तरीके की कहानियां बनती हैं। अब पृथ्वीराज चौहान की जो दूसरे तराइन के युद्ध में हार होती है, उसके बाद उसकी मृत्यु के संबंध में दो विचार प्रकट किए जाते हैं। एक है हसन निजामी, जिसने बताया कि पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद में अजमेर में पृथ्वीराज चौहान ने कुछ समय तक शासन किया, वो भी मोहम्मद गोरी की अधीनस्था स्वीकार कर ली थी। यानी कि जब मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान हार जाता है तो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है और उसी की छत्र छाया में पृथ्वीराज चौहान शासन करता है। अगर इसके समर्थन की बात करते हैं तो इस कथन के समर्थन में ताज उल मासिर, जो कि हसन निजामी की किताब है, उसमें हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा संस्कृत का एक ग्रंथ भी है, ग्रंथ का नाम है किसल विधि विद्यांसा। इसके अलावा जो पृथ्वीराज चौहान के सिक्के हैं वहाँ पर भी एक तरफ हमें श्री मोहम्मद श्याम लिखा हुआ मिलता है, जिससे ये साबित होता है कि जो पृथ्वीराज चौहान था उसने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और ज़्यादातर इतिहासकार इसी कथन को सही मानते हैं। इसके अलावा दूसरा पक्ष, जो पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि होता था चंद्रबरदाई, उसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज रासो। उसमें बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी अपने साथ ले जाता है और उसको अंधा कर दिया जाता है, जिसके बाद चंद्रबरदाई मोहम्मद गोरी से कहता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चला सकता है, अंधा होने पर भी इसका निशाना बहुत ही सटीक है। तो इसको देखने के लिए मोहम्मद गोरी ऊपर बैठा होता है और जो पृथ्वीराज चौहान है वो तीर चलाता है। चंद्रबरदाई उससे कहता है कि 4 बांस 24 गज उंगल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को तीर मार देता है, जिसके बाद मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस कथन को ज़्यादातर इतिहासकार सही नहीं मानते हैं। इसके बाद 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी आता है और जो गढ़वाल का शासक था जयचंद, उसको हरा देता है और इसको 1194 में चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि 1205 ईस्वी में जो ख्वारिज़म साम्राज्य था, जो कि पश्चिम में पड़ता है गोरी साम्राज्य के, उसने उस पर आक्रमण कर दिया और अंधखुद का युद्ध होता है। ठीक है, जिसके अंदर मोहम्मद गोरी बुरी तरीके से पराजित होता है और भारत में ऐसी अफवाहें फैल जाती हैं कि मोहम्मद गोरी मारा गया। इसी वजह से मोहम्मद गोरी वापस आता है ये दिखाने के लिए कि अभी मैं जिंदा हूँ। ठीक है, और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा अगर कुछ महत्वपूर्ण पक्ष की बात करें, महत्वपूर्ण सवालों की बात करें जो यहाँ से आता है, तो एक सिक्का है जिसके एक तरफ कलीमा लिखा हुआ होता है, लक्ष्मी और नंदी की आकृति है, जिन सिक्कों को देहीवाल सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के मोहम्मद गोरी ने चलाए थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।